मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं मिडल ईस्ट के मैप के बारे में, जिसको हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के नाम पूछे गए थे। ठीक है, मैप में ABCD ऐसे करके 3-4 कंट्री दे दिया था। उसमें हमें बताना था कि ए में कौन सा देश है, बी में का कौन सा देश है, सी में कौन सा देश है। तो मिडल ईस्ट से देखा जाए ना तो एक दो बार क्वेश्चन आया है, इसलिए हमें सेंट्रल एशिया का मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनके सारे के सारे नाम हमें याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा मैप में हमें दर्शाते हुए भी आना चाहिए। सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा जो देश है एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो रसिया है इसके। फिर नीचे की तरफ यदि हम आते हैं तो पश्चिम की तरफ में जाएं तो पश्चिम में कैस्पियन सागर पड़ता है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है कैस्पियन सागर की। फिर सबसे साउथ में आ जाता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के ऊपर ही में यदि हम जाते हैं तो उज़्बेकिस्तान, और यदि पूर्व की तरफ में बढ़ते हैं और नॉर्थ की तरफ में बढ़ते हैं तो तजाकिस्तान, और फिर आ जाता है किर्गिस्तान। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल एशिया में आती हैं। मध्य एशिया, जिसको सेंट्रल एशिया हम बोल रहे हैं, एशिया महाद्वीप का मध्य या फिर केंद्रीय भाग है। ये पूर्व में चीन से घिरा हुआ है, आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ में चाइना है, पश्चिम में कैस्पियन सागर तक है और नॉर्थ में रसिया पड़ता है, दक्षिण में अफगानिस्तान तक ये विस्तृत है। तो भूवैज्ञानिकों द्वारा ना मध्य एशिया की हर परिभाषा में भूतपूर्व सोवियत संघ के 5 देश हमेशा गिने जाते रहे हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, उत्तरी पाकिस्तान का एक हिस्सा, चीन का जो सिंजियांग है और मंचूरिया का क्षेत्र, और रसिया के साइबेरिया सेक्टर को भी दक्षिण का जो दक्षिणी भाग है इसको भी हम अक्सर सेंट्रल एशिया का हिस्सा समझते हैं। मध्यकाल में इसको हम तुर्किस्तान, तातारिस्तान भी कहते थे, क्योंकि यहाँ की भाषा तुर्क से संबंधित थी। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए ना तो इस क्षेत्र पर ईरान का प्रभाव रहा है, यद्यपि यहाँ की जो आबादी है ना ज़्यादातर वो सुन्नी है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रसिया जब टूटा था तो उस टाइम में 5 देश इससे अलग हो गए थे। तो इन्होंने ही जो है सेंट्रल एशिया का निर्माण करा था। और यदि इतिहास में हम जाएं ना तो मध्य एशिया रेशम मार्ग के व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। चीन, भारतीय उपमहाद्वीप, ईरान, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच लोग, इसके अलावा माल, सेना, विचारों का आना जाना मध्य एशिया से ही होकर के हुआ है। इस इलाके का एक बड़ा भाग स्टेपीज वाले घास से ढका मैदान है। हालांकि तियानसान जैसी पर्वत श्रृंखलाएं और काराकुम जैसे रेगिस्तान और अरल सागर जैसी बड़ी झीलें भी इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ में हम देखते हैं ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया में खानाबदोश जो जनजातियां थी उनका जोर रहा है। पहले इस पर पूर्वी ईरानी भाषाएं बोलने वाली स्किथी, बैक्ट्रियाई और सोगदाई लोगों का बोलबाला था। समय के साथ साथ कजाक, उज्बेक, किर्गिज और उइगर जैसी तुर्की जातियां अधिक शक्तिशाली यहाँ पर बन गई थी, इसलिए इसे कभी कभी ना तुर्किस्तान भी हम बुलाते थे।